आप देख रहे हैं सलाम जेके गुलिस्तान न्यूज का मॉर्निंग शो अपने मेजबान ज़ुहूर लोलाबी और सनम एजाज के साथ। नाज़रीन 10 बजे तक आपका और हमारा साथ रहेगा। जम्मू कश्मीर देश भर और मुल्क भर में क्या कुछ चल रहा है उस हवाले से हम आपको अपडेट करेंगे, क्योंकि दिल्ली से भी कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई है। जम्मू कश्मीर में भी सियासी हलचल हुई है। लद्दाख और दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है उस हवाले से हम आपको अपडेट करेंगे। आपको बता दें कि मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं। वहीं उससे पहले बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा भी जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि कल जम्मू में कांग्रेस की एक बड़ी रैली मुनक्कद हुई, जहां पे ये दावा किया गया कि कांग्रेस आने वाले लोकसभा इंतखाबात में जम्मू कश्मीर के तमाम सीटों पर, पार्लियामेंट सीटों पर कब्जा करेगी। ये दावा कितना सच साबित होगा ये तो आने वाला वक्त ही फैसला करेगा। फिलहाल हम प्रोग्राम की ओर चलते हैं और तय फॉर्मेट के हिसाब से अगले हम इस प्रोग्राम में तबसरा होगा, तजिया होगा। हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी ताज़ा अपडेट लेंगे और प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ सनम एजाज। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ ज़हूर है और ज़हूर ने जिस तरह आपको बताया, लेकिन आज के प्रोग्राम में क्या कुछ होगा साफ जाहिर है। तारीख है और तारीख पे नज़र रखनी है और नाव की तारीख कुछ अहम हो रही है। नाव को जिस तरह अभी मेरे साहिल ने आपको ज़हूर ने बता दिया कि 9 तारीख को अमित शाह जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। मरकज़ी वज़ीर दाखिला हैं और बड़ा नाम है, दौरा जम्मू कश्मीर कर रहे हैं। उन सभी के बीच में 9 की तारीख अहम भी है। बहुत से लोग अब बहुत कुछ हो सकता है, यानी 9 तारीख को जम्मू कश्मीर में जो पंचायतों की मुद्दत है वो भी ख़त्म होने जा रही है। तो बहुत से लोग अब एक दूसरे स्टेज पे आ जाएंगे। उसके बाद क्या कुछ होगा उस पर भी हम बात करेंगे। और अगर नाव की बात की जाए तो हिंदुस्तान तरक्की की मंजिलों की तरफ बढ़ रहा है। जीडीपी की ग्रोथ जो है वो नाव के पास पहुंचने वाली है। कितनी होगी वो पूरी तफसील से हम आपको बताएंगे मुल्क में। लेकिन सबसे उसके साथ साथ आपको आज की तारीख बताएं तो आपको याद होगा कल समुंदर में तूफान उठा था। उस समुंदर के तूफान में अब किसी हद तक राहत मिली और ख़ासतौर पे हिंदुस्तान के हवाले से देखा जाए तो बड़ी राहत है। लेकिन इस सारे के बीच में नाव का हिंसा जो है उसके आसपास घूमते हुए हम आपको बताएंगे कि 9 तारीख तो है, लेकिन 9 तारीख के साथ साथ जम्मू कश्मीर के रिलेटेड भी जो हमारा मेडिकल स्ट्रक्चर है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें नाव की क्या अहमियत है वो भी हम बताएंगे। मेरे साथ उस पर इरफान फाजिल है जो तफसील से आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से मुतालिक। और जम्मू कश्मीर में जो मरकजी लीडरान का आना शुरू हो चुका है जनवरी के महीने में ही, जिस तरह से कल सोलंकी आए, कांग्रेस के बड़े लीडर हैं और एक तरह से उन्होंने जम्मू कश्मीर में नया डायमेंशन देने की कांग्रेस को बात की। वहीं इस हफ्ते जेपी नड्डा कांग्रेस के सदर भी आ रहे हैं और जेपी नड्डा के साथ साथ आपको बताएं 9 तारीख को अमित शाह भी आ रहे हैं। और अमित शाह का अचानक रात देर गई ये फैसला जम्मू कश्मीर का ना खुद अपने आप में बयान करता कि कहीं न कहीं कोई इंपॉर्टेंस है उनके दौरे की। 9 तारीख को जब जम्मू कश्मीर आएंगे 9 जनवरी को, तो 9 जनवरी को वो जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी स्टैंडियो पर साफ जाहिर है सबसे पहले नज़र रखेंगे। जम्मू में अफसरान के साथ मीटिंग्स भी होगी और अफसरान के साथ साथ 9 तारीख को जब वो जम्मू कश्मीर आएंगे तो राजौरी पुंछ बड़ा मुद्दा रहा है। राजौरी पुंछ के हवाले से इस साल राजौरी पुंछ चूँकि पिछले साल 2023 में अव्वल से लेकर आखिर तक, यानी युकम जनवरी 2023 से लेके 31 दिसंबर 2023 तक जम्मू का ये खिता जो है काफ़ी सुर्खी में रहा। तो उसके साथ साथ जो पिछला दिसंबर में जो वाक़ात वहाँ पे हुए उसके बाद अमित शाह का यह दौरा जो है काफ़ी अहम माना जाता है। और जम्मू कश्मीर इस खित्ते में मिलिटेंसी का जो ग्राफ हाई हुआ है, वहाँ जो मिलिटेंट एक्टिविटीज़ हुई हैं वो चैलेंजिंग रहा है सरकार के लिए। तो उस पर भी अमित शाह जो है गवर्नमेंट जो अमित शाह वहाँ के जो लोग हैं उनके साथ जो कंसर्न लोग हैं, चाहे फौज के हों या दूसरे लोग हैं, उनके साथ वो बातचीत भी करेंगे। और फिर जम्मू कश्मीर में आते हुए वो जो बीजेपी लीडरान से भी मुलाकात करेंगे। यह आला सतही मीटिंग है। मीर हिलाल हांजूरी हमारे साथी वो इस पर पूरी तरह से नज़र रखे हुए थे। और ये दौरा जो है कितना इंपॉर्टेंट है इस हवाले से हम जानेंगे मीर हिलाल हांजूरी से, क्योंकि जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा से वो परसों भी मिल चुके हैं। जब जम्मू कश्मीर आएंगे तो साफ जाहिर है यहाँ के मनोज सिन्हा जो गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वो उनसे मुलाकात करेंगे। और फिर ये चुनावी साल है तो बीजेपी की लीडरशिप को कौन सा टास्क किस तरह से देना है अमित शाह, चूँकि पॉलिसी मेकर्स जो अब बीजेपी हैं तो इसको हवाले से भी वो बड़ा कुछ कर सकते हैं, बड़ा टास्क जो अहम मुद्दा है वो कह सकते हैं। और फिर जिस तरह हम बता रहे हैं कि गैर मामूली अहमियत का यहाँ मिला है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से या पिछले 2023 से खित्ते पुंछ राजौरी जो है
जिसे आमतौर पे पीर पंचाल डिवीजन कहा जाता है, उसमें जो ऑपरेशन चल रहे हैं, क्योंकि कल शाम को भी आपको याद होगा अचानक खबर आई कि वहाँ पे ऑपरेशन किया जा चुका है, परसों भी खबर आई कि कई गाँव देहात को क्रैकडाउन किया जा चुका है। तो ये ऑपरेशन के हवाले से भी अमित शाह हैं। अमित शाह के इस दौरे के हवाले से क्या कुछ और तफसीलात हैं, मीर हिलाल हंजूरी अगर हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो उनसे बहुत शुक्रिया। हिलाल, जरा बताइएगा हमारे नाज़रीन को अहमद शाह का ये दौरा जो है ये कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक उन हालात में जब जम्मू कश्मीर के खित्ते पीर पंचाल में मिलिटेंसी का ग्राफ जो है वो बढ़ा हुआ है, और फिर जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल साल भी है, आने वाला इंतखाबी साल भी है, और उस सारे के बीच में जम्मू कश्मीर में जो सरकार डेवलपमेंट की बात करती है, और अमित शाह ने परसों ही जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंटल सिनेरियो को लेकर भी मीटिंग बुलाई थी, तो कितना अहमियत का हामिल है और इसका आने वाले वक्त की या सियासत और इंतखाबात पर कितना असर पड़ सकता है? शुक्रिया सनम, चूंकि अमित शाह साहब का ये दौरा ये काफी अहमियत का हामिल दौरा है, इस एतबार से भी कि ये थर्ड ऐसा मीटिंग होगी जो सिर्फ राजौरी पुंछ को लेकर बुलाई जाती है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हसासियत इन ट्विन डिस्ट्रिक्ट्स, चाहे राजौरी हो पुंछ हो, यहाँ की मिलिटेंसी, यहाँ की सूरत हाल को लेकर कितनी है कि पहले डिफेंस मिनिस्टर खुद यहाँ पर दौरा करते हैं, फौजी जवानों के साथ बात करते हैं, और उसके साथ साथ नई दिल्ली के अंदर भी जो टॉप ब्रास है, चाहे फौज है, पुलिस है, आईबी है, इंटेलिजेंस है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजी, उनके साथ भी एक मखसूस मीटिंग जम्मू कश्मीर को लेकर एक तवील मीटिंग हुई है, और उसमें कैसे इस सिचुएशन को टैकल किया जाए उस पर जो है वो गुप्त शनीद हुई। और उसके फौरन बाद ही जब ये मीटिंग हो जाती है, कुछ ही दिन बाद अब 9 तारीख को दाखिला वजीर अमित शाह साहब खुद जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं, और खास तौर पर इस दौरे के अंदर वो राजौरी पुंछ का दौरा करेंगे, सिक्योरिटी रिव्यू यहाँ पर लेंगे, इंटेलिजेंस चीफ उनके साथ होंगे, और उसके साथ साथ अजय बला जो मरकज के अंदर एक अहम ओहदे पर फाइज हैं, वो भी यहाँ पर उनके साथ होंगे। तो हसासियत जम्मू कश्मीर के राजौरी पुंछ के अंदर जो एक्टिविटीज रही है, खासतौर पर इस साल के अंदर 19 फौजी जवान यहाँ मिलिटेंसी के दौरान जाम बहक हुए, 7 जो है सिविलियन जिन पर जो इल्जाम है कि मिलिटेंटों ने उन्हें मारा, और उसके बाद 3 ऐसे सिविलियन जिन पर इल्जाम है कि फौज ने उन्हें मारा, और कुल मिलाकर जब इस सारे सिनेरियो को देखते हैं तो 10 आम शहरी भी, बेगुनाह शहरी भी यहाँ पर मारे जाते हैं, तो उसका भी वो यहाँ पर जायजा लेने जा रहे हैं। अमित शाह साहब फॉरवर्ड पोस्ट पर भी जाएंगे, वहां पर न सिर्फ लोगों के साथ बात करेंगे बल्कि फौज और जो फोर्सेस है उनके लोगों के साथ भी बात करेंगे, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के भी साथ बात करेंगे कि यहाँ पर क्या कुछ ऐसा करना है ताकि मिलिटेंसी को टैकल किया जाए। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इनकी खास प्रायोरिटी रही है कि जहां जहां पर भी एक्सट्रीमिज्म है, जहां जहां पर भी मिलिटेंसी है, जहां पर इल्हादी की पसंदी है, तो उसको कैसे टैकल किया जाए, इसको इनने हर जगह पर हिंदुस्तान की जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं या जम्मू कश्मीर है उस पर इन्होंने बड़ी तरजीह दी हुई है। लेकिन इस पर क्या कामयाबी आ जाती है, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी बात, जो दाखिला वजीर का दौरा होगा ये सिक्योरिटी रिव्यू के बाद, जी तरह से आपने सिक्योरिटी सिनेरियो का जिक्र किया कि सिक्योरिटी के हवाले से ये दौरा अहम है। तो जब हम दूसरा पहलू देखते हैं तो जम्मू कश्मीर में पंचायत के जो उनका जो टेन्योर है वो खत्म होने वाला है। साथ ही साथ जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये हिदायत दी कि जम्मू कश्मीर में सितंबर से पहले इंतखाबात मुनक्कद होने चाहिए, तो इंतखाबात के हवाले से ये दौरा कितना अहम है? देखिए, इंतखाबात के हवाले से इस एतबार से ये दौरा अहम है क्योंकि लोकसभा के इंतखाबात ड्यू हैं। अभी असेंबली इंतखाबात को लेकर कोई कॉल न सरकार ने लिया है और ना ही इलेक्शन कमीशन ने लिया है। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर के अंदर लोकसभा के इंतखाबात नहीं होते हैं तो फिर ये सरकार के लिए बड़ा फेलियर हो सकता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल कम चांसेस है ऐसे, क्योंकि इस चीज के लिए सरकार तैयारियां कर रही है कि लोकसभा के इंतखाबात हों। लेकिन क्या लोकसभा के साथ साथ विधानसभा यानी असेंबली के चुनाव भी हों या दीगर चुनाव भी हों, उस पर अभी सवाल बना हुआ है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि लोकसभा इंतखाबात के लिए भी अमित शाह साहब का ये दौरा काफी अहमियत का हामिल है, क्योंकि जहां रविंद्र रैना साहब आज राजौरी पुंछ के अंदर और खासतौर पर उन गांवों के अंदर जहां पर ये शहरी मारे गए, आम शहरी मारे गए थे, वहां पर खीमा जनी है, लोगों को लाने की बात की जा रही है, उनके साथ बात करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें कॉन्फिडेंस में लाने की कोशिश की जा रही है। वहीं पर जम्मू के अंदर एक मीटिंग भी होने जा रही है बीजेपी के टॉप ब्रास के दरमियान जो जम्मू कश्मीर यूनिट के हैं, और उनसे ये जायजा लेने की कोशिश की जाएगी कि
3 सीटें जम्मू कश्मीर से कम से कम बीजेपी हासिल करे, ये टारगेट बनाई हुई है बीजेपी और खासतौर पर अमित शाह। और इस हवाले से अमित शाह तमाम सीनियर क़यादत जो पार्टी की है उनके साथ बात करेंगे। और 3 निशस्तें कौन है, एक उधमपुर की और जम्मू की, और उसके साथ साथ राजौरी अनंतनाग की सीट जो है उस पर भी बीजेपी की नजरें हैं। और ये पहली बार ऐसा होगा कि अगर ऐसा कुछ हुआ कि अनंतनाग राजौरी सीट बीजेपी की जोली में चली गई तो इससे साल 2014 के बाद एक बड़ा उलटफेर जो है तस्वीर किया जा सकता। तो इस वजह से पार्टी को भी गियरअप करने के लिए अमित शाह यहां पर आ रहे हैं। हिलाल, हम सियासत की बात जो चलती रहेगी, यूजुअली मेरी और आपकी नोकझोंक चलती रहती है। आज आपके फेस पे वो ग्लो सुबह सुबह नजर नहीं आ रहा है, जो चमकता चेहरा होता है। क्या वजह है? सुबह सुबह पानी गर्म नहीं था या ठंड बाहर अभी बाहर नहीं निकले हो, जो ग्लो नहीं है, जो अभी तक इतना फेस नहीं दिया है? क्या बात है, जरा बता दीजिए हमारे नाजरीन को। देखिए, बिजली भी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मौसम की वजह से इसमें कोई शक नहीं है कि महकमा मौसमियात की जानिब से भी अगरचे कहा गया है कि 14 तक सूरत हाल ठीक रहेगी, मौसमी सूरत हाल खुश्क रहेगी। लेकिन इस खुश्क मौसम के दरमियान हम देख रहे हैं कि बीमारियां भी ज्यादा बढ़ जाती हैं और उसके साथ साथ जो ओवरऑल आम लोगों के जिल्द जो है, जिसे स्किन कहते हैं, तो उस पर भी इस मौसम की वजह से जो है वो देखने को मिलता है। नहीं, हम आपका ग्लो फेस जो है वो देखना चाहते हैं, हमारे नाज़रीन भी देखना चाहते हैं, उसके लिए ख्याल रखिएगा। और बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। यूजुअली हिलाल ने ग्लो फेस की बात की तो उसमें खर्चा लगता है, उस खर्चे को पैसा कहते हैं और पैसा बजट से आता है। लेकिन बजट की अगर बात करें तो हिंदुस्तान में पैसे के हवाले से एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। जरा बताएंगे जरूर क्या डेवलपमेंट है? मैं बताऊंगा तो बोलते हैं जी, जरा जरूर बताइए। बिल्कुल सनम, पॉजिटिव डेवलपमेंट है और अच्छी खबर है, क्योंकि 2023 और 24 में हुकूमत का ये मानना है कि जीडीपी जो है वो 7.3 पर कैपिटा जो है वो 2023-24 में ग्रो कर सकता है। आपको बता दें कि आलमी हालात की चैलेंजिंग रहने के बावजूद मरकजी शुमारिया दफ्तर या NSO जो है उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया और उनका कहना है कि हिंदुस्तान की जो जीडीपी है वो रवा माली साल यानी 2023-24 के दौरान 7.3% का इजाफा इसमें हो सकता है। ये तखमीना जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पिछले तखमीना से ज़्यादा है और मरकज़ ने दिसंबर में जीडीपी की तरक्की के अपने पहले तखमीने को 6.5% से बढ़ाकर 7% कर दिया था। वहीं साल 2022-23 में मुल्क की इक्तिसादी तरक्की की शरह 7.2% रही थी और NSO दफ्तर की जानिब से मार्च को ख़त्म होने वाली इस माली साल में नमू के हवाले से जारी करदा पहले पेशगी तखमीने के मुताबिक 2011-12 की कीमतों पर हकीकी जीडीपी साल 24-23 में 171.79 लाख करोड़ रुपए की सतह पर रहने का अंदाज़ा है। और 31 मई को जारी किए गए आर्जी तखमीनों के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल में हिंदुस्तान की हकीकी जीडीपी 160.06 लाख करोड़ रुपए थी। और सरकार की जानिब से जो बयान जारी उसमें कहा गया कि मौजूदा कीमतों पर हिंदुस्तानी माशत की शरह नमू माली साल 22-23 में 16.1% के मुकाबले माली साल 23-24 में 8.9% रहने का भी इम्कान है। और रवा माली साल के बजट में मौजूदा कीमतों पर जीडीपी की शरह नमू का तखमीना 10.5% लगाया गया है। इस तरह मौजूदा कीमतों पर जीडीपी के मुमकिन साइज का NSO का तखमीना रिजर्व बैंक के तखमीने से ज़्यादा है लेकिन हुकूमत के तखमीने से कम है। NSO के पहले पेशगी तखमीनों के मुताबिक मौजूदा माली साल में मौजूदा कीमतों पर जीडीपी का तखमीना 296.58 लाख रुपए करोड़ है, जबकि माली साल 22-23 में ये 272.41 लाख करोड़ रुपए का था। तो सनम, जब हम बजट की बात करते हैं तो मोदी सरकार का ये आखिरी बजट होगा? देखिए, सब जाहिर है यूजुअली हिसाब किताब में बहुत कमज़ोर हूँ और मुझे सीधी सी बात है 6.5 सरकार बता रही है, पिछला बजट था, अब जीडीपी था, अब 7 होगा। तो यूजुअली जो एक आम आदमी की तरह से भी मैं जीडीपी को लेता हूँ तो एक आम आदमी के तौर पर मुझे लग रहा है एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि अगर वर्ल्ड वाइड हम देखें तो जीडीपी जो है वो बढ़ता नहीं है। उसके लिए ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन होती है ये जो है, क्योंकि जितना आपका ज़र मुबादला यानी जितना आपके फॉरेन एक्सचेंज हो उतना आपकी कंट्री की ग्रोथ होती है। तो साफ जाहिर है अगर जीडीपी
प्रोडक्टिव बढ़ रहा है तो कंट्री की ग्रोथ हो रही है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और जिस तरह जहूर ने मुझे बताया कि क्या ये आखिरी बजट हो सकता है, बजट अभी विंटर बजट सेशन होना है पार्लियामेंट का, उसमें बजट जो है क्या अब की बार बजट होगा या वोट ऑन अकाउंट होगा, ये अभी सरकार ने तय नहीं किया है। इनको उसका इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है सरकार के पास। अगली सरकार जो है वो अगले चुनाव होने जा रहे हैं, 2024 में चुनाव होने जा रहे हैं, तो क्या सरकार वोट ऑन अकाउंट चलेगी या सरकार बजट को बाकायदा तौर पे पेश करेगी, उसमें फिलहाल तय नहीं है। क्योंकि जम्मू कश्मीर का भी बजट जो है अब की बार जो है लगातार पिछले कुछ सालों से, जब से 5 अगस्त का फैसला हुआ है, जब से मरकज के डायरेक्ट कंट्रोल में आए, तो हमारा बजट भी जो है जम्मू कश्मीर का वो दिल्ली ही पेश करती है। तो क्या किया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मसला है क्योंकि सरकार का ये मुद्दत जो है ये खत्म होने जा रही है और सरकार के साथ साथ कुछ और लोगों की मुद्दत भी खत्म होने जा रही है। जी हाँ, 9 जनवरी की, जब मैं पहले ही जरूर बता रहा था कि आज की तारीख अहम है, तो 9 जनवरी भी अहम है। हमारी जो पंचायतीज हैं, BDCs हैं, उनकी तारीख जो है 9 जनवरी को ख़त्म होने जा रही है। और उसके बाद हमारे पंचायत मेंबरान क्या करेंगे, क्या दूसरे पॉलिटिशियंस की तरह ये भी हिज़्ब इख्तलाफ या बाकी तरह की जो उनकी सियासत है उसमें बैठ जाएंगे, अभी उसका हमें वेट करना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल 9 जनवरी और 9 जनवरी से के साथ साथ हमारे जो पंचायत मेंबरान थी, इनको एक बड़ी उम्मीद थी। शफीक मीर टेलीविजन स्क्रीन पर आ गए हैं और टेलीविजन स्क्रीन पर के साथ साथ शफीक मीर से हम बराह रास्त फोन पे भी जानेंगे। बिल्कुल, तब तक आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 9 जनवरी को पंचायत मेंबरान की जो 5 साल मुद्दत थी वो ख़त्म हो रही है। 2018 में इलेक्शन हुए थे और अब 9 जनवरी 2023 में इनकी 5 साल मुद्दत ख़त्म हो रही है। लेकिन मरकज़ी सरकार और जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया पंचायती इंतखाबात मुनक़्क़िद करने के मुतालिक अभी कोई इकदाम नहीं उठा रही है और इस हवाले से कोई पॉजिटिव माहौल नहीं दिख रहा है। और जम्मू कश्मीर स्टेट इलेक्शन कमीशन ने अगरचे यूटी में पंचायती इंतखाबात के लिए वोटर फहरिस्तों का तीसरी मरतबा जायजा लेने के लिए तैयारियों का आगाज़ किया था, ताहम इंतखाबात के इनेकाद पर कोई अंदिया नहीं दिया, कोई इशारा नहीं दिया। पंचायती राज एक्ट की जब हम बात करते हैं तो एक्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर या किसी भी रियासत में पंचायती मेंबरान की 5 बरस की मुद्दत ख़त्म होती ही इंतखाबात मुनक़्क़िद होनी चाहिए। ताहम ये इंतखाबात 5 बरस की मुद्दत ख़त्म होने से 2 या 3 माह कबल मुनक़्क़िद किए जाते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के पंचायती मेंबरान के मुताबिक मरकज़ी सरकार ने पंचायती राज को कानून को बालाई ताक रखकर यहाँ इसकी कोई वक़्त नहीं रखी है। और जब हमारे कुछ पंचायत मेंबरान से बात भी हुई तो उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर में 9 जनवरी को पंचायती राज सिस्टम की 5 साल मुद्दत ख़त्म हो रही है, लेकिन जो इलेक्शन मुनक़्क़िद करने के हवाले से अभी तक कोई इशारा नहीं मिल पाया है। वहीं आपको बता दें कि सन 2018 में जब पंचायती इंतखाबात मुनक़्क़िद किए गए थे तो उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP इस इंतखाबात का हिस्सा नहीं थी और PDP ने इन इंतखाबात का बायकॉट किया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी। और इन जमातों का कहना था कि मरकज़ी सरकार दफ़ा 370 और 35A की हिफाजत के मुतालिक इनको यकीन दहानी कराए। ताहम फिर जो हमने देखा कि 5 अगस्त 2019 को BJP सरकार ने दफ़ा 370 का खात्मा किया और फिर चलिए जरा शफीक मीर हैं, पंचायत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे जानेंगे कि अब आगे क्या करेंगे क्योंकि बड़ी उम्मीदें थी इनको। शफीक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और आपसे मेरा पहला सवाल है कि अब क्या करेंगे 9 जनवरी के लिए? आपको बड़ी उम्मीदें थी कि कोई फैसला पाएगा, आया तो नहीं, तो अब क्या होगा? देखिए, आपने पूछा है कि आप क्या करेंगे, तो मैं इतना ही कहूंगा कि जो कुछ जम्मू कश्मीर के सारे सियासतदान कर रहे हैं वही हम भी करेंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर ये वाहिद और आखिरी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन था जिसकी टर्म जो है खत्म होने जा रही है या खत्म की जा रही है। इसके बाद सरकार की तरफ से अभी कोई मंशा या कोई इरादा नए चुनाव करने का नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि जनाबिली ये बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर के लोगों की कि एक ये छोटा सा अदारा जिसको बिजली पानी और छोटे गली कूचे बनाने के इख्तियार दिए गए थे वो भी वापस लिए गए हैं, तो इसको मैं एक अनफॉर्चुनेट बदकिस्मती कहूंगा ऑन द पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जा रहा था या मरकजी सरकार से भी खबरें आ रही थी कि कहीं न कहीं बाकी चुनाव ना हो तो ये चुनाव हो जाएंगे, लेकिन हुए नहीं। तो क्या कहीं बातचीत हुई? कुछ लोग आप में से डिमांड भी कर रहे थे कि इन्हीं को एक्सटेंड किया जाए, तो क्या कुछ कहीं कोई बातचीत चल रही है? क्योंकि जमीनी सतह पे डेमोक्रेटिक सेटअप में
मरकजी सरकार बड़ा दावा करती है कि यही हमने जम्मू कश्मीर में जी डीडीसी बीडीसी पंचायती चुनाव कराए, अब ये भी सब कुछ खत्म हो गया, तो अब बिना चुनाव के बिना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के सब कुछ होने के बाद क्या वाकई में एक डेमोक्रेटिक सेटअप आपको पनपता हुआ कहीं नजर आ रहा है? सनम एजाज साहब, हम एक्सटेंशन की जो है डिमांड वो नहीं कर रहे थे, हम ये कह रहे थे कि साहब जब तक आप नए चुनाव करें तब तक जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन आपके पीआरआई के हैं इनको कंटिन्यू काम करने दो या नए चुनाव करो फौरी तौर पर। ना ही सरकार ने नए चुनाव करने के लिए कोई वर्ड दिया है अभी तक, तो ना ही सरकार ने जनाबेली कि इस अदारे को कंटिन्यू रखने की बात की। हमारा मकसद ये नहीं था अदारे को कंटिन्यू रखा जाए, हमारा मकसद ये चीज था कि इंस्टीट्यूशन जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो आखिरी इंस्टीट्यूशन है जम्मू कश्मीर के अंदर, ये नेशनल इंटरेस्ट में भी था कि जम्मू कश्मीर के अंदर डेमोक्रेसी दिखाने के लिए हमारे पास एक अदारा है। ये अदारा दिखाया जा सकता था कि साहब जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने छोटे मोटे मामलात जो हैं वो चलाने के लिए एक अदारा हमने दिया हुआ है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। आज अगर उसको भी खत्म किया जा रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को, वैसे भी मैं आपको बताऊं, इस अदारे को वैसे भी कौन पूछता था, वो ब्यूरोक्रेसी अपनी मनमानी करती थी। लेकिन कम से कम दिल्ली के लिए मुझे लगता है कि शर्मिंदगी का बायस ये बना है कि उनके पास अब कोई जवाब नहीं रहेगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर कोई डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन नाम नियादी से ही वो भी नहीं बचा। शफीक साहब, ये जो 5 साल मुद्दत आपकी रही, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या कुछ हुआ और क्या कुछ करना अभी बाकी है? एक ईमानदारी से बात कहूं कि जिस ख्वाब के तहत हमने 2018 के अंदर इन चुनाव के अंदर हिस्सा लिया था कि पूरे तरीके से ऑटोनमस तरीके से ये इंस्टीट्यूशन काम करेगा, उस तरीके से तो ब्यूरोक्रेसी ने इसको पनपने नहीं दिया, चाहे सरकार कुछ भी कहे। अलबत्ता नाम की खातर, कहीं पर नाक बचाने की खातर, मुझे लगता है कि दिल्ली के लिए भी एक इंस्टीट्यूशन था जम्मू कश्मीर के लिए, तो हम लोगों के लिए भी जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहाना था, कहीं सरपंच की सूरत में, कहीं ब्लॉक चेयरमैन की सूरत में, वह सरकार के पास लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए जो है आवाज उठाते थे। तो मुझे लगता है कि आज वो दरवाजा भी बंद कर दिया गया है। एक तरफ तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ये टोटल डिनाइल ऑफ डेमोक्रेसी है, तो दूसरी तरफ से मुझे लगता है कि दिल्ली के लिए भी अपनी जगह शर्मिंदगी का बायस ये बनेगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर कल तक अगर वो पंचायतें दिखाते थे, अब आने वाले कल में क्या दिखाएंगे। अपना उम्मीद है, जिस तरह आप बता रहे कि ब्यूरोक्रेसी ने कुछ करने नहीं दिया, हम सिर्फ यही रबर स्टैंप हम इसे कह सकता हूं, तो फिर क्या फायदा इन चुनावों का? फिर क्या मजबूरी है इतना पैसा खर्च करना, इतना तामझाम करना? कुछ नहीं जा रहा, बल्कि दिल्ली के लिए अपनी जो है ये किस्म की शर्मिंदगी बनी है। ये उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं रहा। अब जरा एक और सवाल, अगर आने वाले वक्त में सरकार कहीं चुनाव कराने का, पंचायती चुनाव, तो क्या वो जोश खरोश पिछले इलेक्शन में आपके लोगों को था, पंचों सरपंचों का था, क्या ऐसा जोश खरोश अभी देखने को मिलेगा या अब पानी जो है सर से पार हो चुका है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी चुनाव हो, चाहे असेंबली का चुनाव हो, चाहे पार्लियामेंट का चुनाव हो, चाहे यहाँ पर जनाबरी पंचायत का चुनाव हो, लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा इस वजह से जो है नहीं ले रहे हैं कि उनको इख्तियारात मिल रहे हैं, बल्कि इस वजह से कि ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम से लोग इस किस्म के तंग आ गए हैं। वो अपनी रिजेंटमेंट का इजहार करना चाहते हैं कि साहब आपकी ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट हमें नहीं चाहिए, हमें अवामी गवर्नमेंट चाहिए। उस इजहार के लिए लोग जो है किसी भी चुनाव में हिस्सा लेंगे। शफीक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने जिस तरह से अपनी राय का इजहार किया और जिस तरह से जो बुनियादी नुकात उठाए उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शफीक मीर हमारे साथ ही सलाही नशरियात में। हम चुनाव की जब बात करते हैं तो डेमोक्रेटिक सेटअप में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस, या हिंदुस्तान को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ एक आदमी को हक मिलता है उसकी राय देही का, यानी उसके वोट का वैल्यू है, तो उसी के लिए हिंदुस्तान को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भी कहा जाता है। लेकिन इस जमहूरियत के बीच में इसको सही तौर पे पनपने के लिए या इसको सही जमहूरियत कहने के लिए अभी हमें बहुत इंतजार करना पड़ेगा। जो दुनिया एक अहम बात ये भी है कि जिस तरह से पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो सन 2018 में ये पंचायत इलेक्शन हुई थी इसका बाइकआउट किया था, लेकिन जो बाद में बयान आया डॉक्टर फारुकुल्लाह साहब की जानिब से, तो उन्होंने कहा कि 2018 की पंचायती बल्दियाती इंतखाबात का बाइकआउट करना उनकी पार्टी की सबसे बड़ी गलती थी और वो इस
गलती को दोबारा नहीं दोहराएंगे। देखिए साहब, जाहिर है डेमोक्रेटिक सेटअप में वोट का वैल्यू होता है, और जब आप डेमोक्रेसी पे यकीन करते हैं तो फिर आप डेमोक्रेटिक सेटअप पे भी आपको यकीन करना पड़ेगा। ठीक है, कमियां हर जगह पे होती है हर चीज़ को, लेकिन वो जो कमियां होती हैं वो उतनी नहीं होती हैं। कमियों को इग्नोर किया जा सकता है और पॉजिटिव लेके आगे चलना पड़ता है। तो इस सारे के बीच में जो उनकी गलती थी, वाकई में उन्होंने उसको गलती भी माना, और वो भी एक वजह थी कि जो हमारे जो पॉलिटिकल सिनेरियो यहाँ का है, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, क्योंकि उस तरह से जब उन्होंने बायकाट किया तो बहुत से एरे गैर नथु खैरे भी सर पे चढ़ गए। उसको आमतौर पर कहा जाता है सर पे। उन लोगों को भी जब उन्होंने बायकाट किया तो फिर वोट परसेंटेज कम हुई। तो जब वोट परसेंटेज कम हुई तो उसमें जिसके जितने ज़्यादा रिश्तेदार थे वो कामयाब भी हो गए, तो एक बड़ी मुसीबत भी बनी। बहुत ऐसे लोग आ गए पंचायती सेटअप में जिनकी ग्राउंड पे, या जिनकी एक तो ग्राउंड पे बेस नहीं थी, पॉलिटिकल सिनेरियो पे उनका कोई नज़र नहीं थी, कोई विजन नहीं था। तो बस उसके 10-15 रिश्तेदार थे, 20 लोगों ने वोट डाला, उसके 15 रिश्तेदार अपने थे, तो 15 रिश्तेदार जिसके थे उनका वो कामयाब हो गया। तो वो बहुत बड़ी मुसीबत बनी, और उस तरह से ऐसे लोग भी सामने आ गए। ऐसे लोगों को एक आइडेंटिफिकेशन मिल गई जिनको पंचायती सेटअप, डेमोक्रेटिक सेटअप या विजन, या आसपास के पास पड़ोस के इलाके, या जिस पे, क्योंकि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए वो एक विजनरी होने चाहिए। अगर 100% ना हो तो 70, 60, 50% होना चाहिए। लेकिन ऐसे भी इसमें लोग आ गए, और उनकी मिसालें हमारे सामने हैं। सोशल मीडिया पे आप उन लोगों को देखते हैं, मीम्स भी उनके बनते हैं। तो उस तरह के लोग भी आ गए, कोई डिप्टी सरपंच, कोई सरपंच, कोई कहीं और, कोई और। तो वो लोग जो आ गए, तो उससे जम्मू कश्मीर की आवाम की भी इमेज खत्म हो गई। बहुत से जो कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के लोग मुखालिफ हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पे हमारी लीडरशिप को प्रेजेंट भी ऐसे करें। क्योंकि आप यकीन करिएगा, पंच सरपंच का जो वैल्यू होता है दुनिया में, इनको जिस निगाह से देखा जाता है, बहुत काबिल इज्जत, और ये एक इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी मानी जाती है, इंटेलेक्चुअल क्लास सोसाइटी का माना जाता है। और जब हमारी इस कौम को, हमारे लीडरान को सोशल मीडिया के जरिए इंटरनेशनल लेवल पे भी लोगों को मुतारिफ कराएगा और बताएगा, देखिए ये है कश्मीरी, उनकी लीडरशिप ऐसे, ये वहाँ का सरपंच है, ये डिप्टी सरपंच है, ये वो सरपंच है, तो कहीं न कहीं इमेज जो कश्मीरी की उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा। तो ये पंचायती सेटअप की बात, लेकिन इमेज को नुकसान एक और जगह भी पहुँचा, और ये बाज़ाब्ता तौर पर CJM यानी चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट जम्मू की अदालत में CBI की इमेज को नुकसान पहुँचा है। CBI की इमेज को नुकसान उस वक्त पहुंचा है जब JEE सिविल के सवालिया पर्चों का जो लीक करने का मामला था, जो फ्रॉड का मामला था, उस पर जब CBI ने इंक्वायरी की और CBI ने उसका जब कोर्ट में चार्जशीट पेश किया, तो CBI की इमेज को मुअज़्ज़िज़ जज ने खूब, वो कह सकते हैं, सवाल उस पर उठाए। और जिस तरह से वो चार्जशीट पेश किया गया, उसमें बहुत से नुकात पे चीफ जस्टिस, जो हमारे CJM साहब हैं, CJM जम्मू, उन्होंने उस पर बहुत से सवाल उठाए कि इस तरह से क्या चार्जशीट मुकम्मल इस तरह से होती है। इस तरह चार्जशीट को उन्होंने चार्जशीट वापस किया और कहा कि ये जो है इसको कंप्लीट कीजिएगा, तहकीकात पूरी कीजिएगा, उसके बाद आपको ये, आपको पता है जम्मू कश्मीर में पिछले साल बड़े कुछ घोटाले हुए थे। हमारे पुलिस का जो पुलिस रिक्रूटमेंट का घोटाला था, उस पर भी बाद में सरकार ने वो कर दिया। लोग उस पर बहुत सवाल उठाते हैं। आज भी हर जगह जहाँ कहीं जाते हैं लोग पूछते हैं, कश्मीर में खासतौर पर उस पर पूछते हैं कि वो एक ही घर के 8-8, 10-10 आदमी थे, तो फिर सरकार ने उसी को कंटिन्यू कर दिया, 2-4 लोगों को आउट कर दिया, बाकी तो उसको कंटिन्यू कर दिया। तो वो लोग जो है वो सवाल बहुत से लोग पूछते हैं। तो एक वो सवाल है जो अवाम की अदालत में है। दूसरा, कल चार्जशीट जो था, JEE सिविल जो घोटाला हुआ था, उसका जब कोर्ट में था, तो मुअज़्ज़िज़ कोर्ट ने चार्जशीट के साथ जो दस्तावेज थी उन पर बाज़ाब्ता तौर पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो इंक्वायरी ऑफिसर ने दिए थे वो नहीं थे, नामुकम्मल था। तो उस पर हम कोशिश करेंगे कि हमारे साथ अगर फैसल जुड़ पाए, फैसल रियाज है। फैसल, जरा बताइएगा, आपके पास पूरी तफसील है मुअज़्ज़िज़ अदालत की। CJM जम्मू ने जब इस घोटाले पे कल स्टेटमेंट्स दिए, कल रिएक्शन दिया, हम इसे कहेंगे कि उनका अपना जो उस पर रिमार्क्स थे वो कितने CBI के लिए या CBI का जो प्रोसिक्यूटिंग अफसर उसके लिए हर्टिंग स्टेटमेंट्स हो सकते थे? देखिए, बिल्कुल सनम, जिस तरीके से आपने खुद कहा कि जो चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट जम्मू है उनके सामने चार्जशीट फाइल की गई थी, जो JEE सिविल का पेपर लीक का मामला था जिसमें CBI इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो अब 1 साल हुआ था, तो 1 साल के बाद एक चार्जशीट जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे CBI के और जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उन्होंने चार्जशीट फाइल किया था। लेकिन उस चीज को ज्यादा हम कह सकते हैं कि बारीकी से CJM ने नहीं लिया, क्योंकि जो चार्जशीट था वो आधा अधूरा ही जो है छोड़ा गया था, आधा अधूरा ही वो पेश किया गया था।
और उसके बाद जो है काफी ज्यादा खींचातानी जो है सीजेएम ने सीबीआई की थी, और उसके साथ साथ जिन्होंने वो चार्जशीट सामने रखी थी या पेश की थी उनकी भी काफी ज्यादा खींचातानी की, क्योंकि उनको कहा गया, उनको जो है वो चार्जशीट वापस दी गई, उनको कहा गया इसको इनको कंप्लीट कीजिए और उसके बाद ही आपको मेरे सामने लाइए, और उसके साथ साथ जो डॉक्यूमेंट्स इसके दौरान आपने हासिल किए हैं या जो कुछ भी चीजें आपने इसमें हासिल की है वो आप हमारे सामने रख के इस चार्जशीट में फाइल कीजिए। भले ही अगर आपके पास सारे जो एक्यूज्ड है आप उनको अदालत में पेश नहीं कर सकते, वो जरूरी नहीं है, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए थी, क्योंकि जो चार्जशीट फाइल की गई थी उसमें खाली उन लोगों के खिलाफ जो है चार्ज जो है सजा लिखी थी या चार्ज लिखा था जो एक्यूज्ड 15 एक्यूज्ड लोग इसमें मुलवस पाए गए थे, जिनको इसमें पेपर लीक में मुलवस पाया गया था। लेकिन इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो इल्जामात है वो मैजिस्ट्रेट जो कि एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती थी एग्जामिनेशन इस एसएसबी का, उस पर भी इल्जाम है कि ये भी इसमें बराबर शामिल है, और उसके साथ साथ जेकेएसएसबी ऑफिशियल जो है यानी जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के ऑफिशियल्स हैं उन पे भी बराबर इल्जाम है कि ये भी इसके साथ साथ है। तो उन दो जो एक तो मेरिट्रेक कंपनी और उसके साथ एसएसबी, इसके हवाले से कोई चार्जशीट सामने नहीं रखी गई थी या कोई पेशरफ सामने नहीं रखी गई, तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए सीजेएम ने कहा कि इन दोनों का भी आप देखिए बराबर इनका किस तरीके का हाथ इनमें है, उसका भी आप चार्जशीट बनाए तब हम इसको एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद होगा। और उसके साथ साथ सीबीआई को ये भी डायरेक्शन दी गई कि आप हमें बताइए कि नवंबर 2022 से अभी तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट क्यों नहीं हुई। इतना हसास मामला है जहां पे ऐसे कई नौजवान हैं जिन्होंने अपने ख्वाब देखे थे कि हम नौकरी हासिल करेंगे, लेकिन पेपर लीक की वजह से, धांधलियों की वजह से उनके ख्वाब जो है वो आधे अधूरे रह गए। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए सीजीएम ने काफी ज्यादा खींचातानी सीबीआई की है और उनको कहा है कि नवंबर 2022 से अभी तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट क्यों हुई, क्योंकि जो हम ये चार्जशीट देख रहे हैं इसमें साफ हम ये देख रहे हैं कि इनके जो इन्वेस्टिगेशन है वो इनकम्प्लीट है, पूरी तरीके से चार्जशीट जो है पेश नहीं की गई। चार्जशीट का एक छोटा सा टुकड़ा हमारे सामने रखा गया है, तो उस चीज को हैंड टू हैंड वापस किया, उनको कहा कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कीजिए, और अगर भले ही आप सारे एक्यूज्ड को अदालत में नहीं ला पाए, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स है या जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये फैसल एक सवाल जो है, एक साल पिछले साल जनवरी में सारा मामला सीबीआई को सौंपा गया था, इतना टाइम लगना, एक साल लगना, और उसके साथ है इनकम्प्लीट चार्जशीट, ये सीबीआई की इमेज को साफ जाहिर है। जिस तरह लोगों को एतमाद है, जब भी कहीं कहते हैं वो आमतौर पर लिखते हैं आई विल, या तो कहते हैं आई विल सी यू इन द कोर्ट, या कहते हैं मैं सीबीआई के पास जाऊंगा। तो सीबीआई पे जो एतमाद अवाम का है उसको दचका तो लगा जो इस तरह से चार्जशीट पेश किया। तो क्या सीबीआई के हुकाम ने इस मामले में कोई कदम और उठाने की तरफ से कोई बयान जा रही, कोई कुछ ऐसा कहा है उनने? देखिए फिलहाल तो उनकी तरफ से कोई बयान नहीं है। जहां तक आपने बात की कि इमेज जो है खराब हो, तो होती है, क्योंकि एक सीजीएम की तरफ से जहां हम कह सकते हैं खींचतानी की जाए हो या उनकी तरफ से पुल किया गया हो सीबीआई को, तो ये साफ जाहिर है कि इमेज पे तो असर आ ही जाता है। लेकिन ये भी सामने रखा गया था जिस मैनर में चार्जशीट सामने रखी गई थी, तो उस मैनर को भी उतना ज्यादा पसंद जो है सीजीएम ने नहीं किया था, उस चीज को एंटरटेन नहीं किया था। तो ये साफ जाहिर है कि सीजीएम ने जिस तरीके से हम कह सकते खींचातानी की है या उन पे जो तनकीद उन्होंने की है, तो साफ जाहिर है कि जो असर है वो सीबीआई पे पड़ता ही पड़ता है। तो उम्मीद अब यही है कि आने वाले दिनों में जो है इन्वेस्टिगेशन वो कंप्लीट करेंगे, और इस चीज से भी वो बचेंगे कि कहीं जो हमारा एतमाद आम लोगों में है, जब सीबीआई को ये दिया गया था वो एस्पिरेंट्स काफी ज्यादा खुश हुए थे कि सीबीआई इसको बड़े ट्रांसपेरेंट मैनर में इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अब जब क्या फिलहाल आधा अधूरा ही चार्जशीट सामने रखा है, तो कहीं ना कहीं इससे असर तो पड़ सकता है, इसकी इमेज पे जो हम कह सकते हैं दाग लग सकता है। लेकिन उम्मीद यही है कि जो सीबीआई जिस तरीके से 15 एक्यूज्ड लोगों को उन्होंने उनका पर्दाफाश किया, उनके हकीकत जो है सामने लाए, ऐसे ही जेकेएसएसबी ऑफिशियल जिन पे इल्जामात है उसकी भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा क्या एसएसबी इसमें मुलव्वस थी या नहीं थी, क्या मेरिट्रेक इसमें मुलव्वस थे या नहीं थे, वो बाद में पता चलेगा। लेकिन एक ट्रांसपेरेंट और साफ शफाफ मैनर में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ताकि उन एस्पिरेंट्स का इंसाफ मिले जिन्होंने इसके लिए ख्वाब देखे थे, मेहनत की थी, लेकिन उस मेहनत पे जो है कुछ नामनिहाद लोगों ने स्कैमर से पानी फेर दिया। तो कहीं ना कहीं उनकी भी आज भी उम्मीदें है कि सीबीआई जो है इस चीज की बड़े ट्रांसपेरेंट मैनर से इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी और अच्छे मुस्बत रिजल्ट हमारे सामने रखेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि एक साल हो गया,
अभी तक चार्जशीट आरडी कंप्लीट कर रखी गई है। तो आने वाले दिनों में जो डायरेक्शन उनको दी गई है कि जल्द से जल्द कीजिए, और ऑफिस जो सीबीआई ऑफिस है उनको भी कहा गया है कि बड़ी जल्दी से आप इस चीज पे पेशरफ्त कीजिए। अब देखने वाली बात होगी कि कितने टाइम फैसल देखना होगा कितने टाइम में सीबीआई अब इस मामले पे रिव्यू करती है, क्योंकि सीबीआई को बहुत शुक्रिया फैसल ज्वाइन करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथी फैसल। और साफ जाहिर है सीबीआई से एक उम्मीद होती है, सीबीआई एक भरोसा था, और सीबीआई को जिस तरह से कोर्ट में सीबीआई के इंक्वायरी ऑफिसर को जब चार्जशीट पेश किया गया और जब चीफ सीजीएम ने सीबीआई का चार्जशीट देखा तो उसने पूछा उनसे कि क्या आप कुछ एक्यूज्ड को बचाना चाहते हैं, क्या आप एसएसबी को, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अहदेदारों को बचाना चाहते हैं, बचाना किसको चाहते हैं, क्या ये बेंगलोर की जो मेरिट नाम की ऑर्गेनाइजेशन है क्या उसके साथ कोई आपका भी लेन देन है। मुअज़्ज़ज़ अदालत के जब ये रिमार्क्स हों तो सीबीआई को सोचना पड़ेगा कि इस केस में एक तो इतना वक्त क्यों, और उसके बाद जो लोगों का एक एतमाद है कहीं उसको ठेस नहीं पहुंची है। लेकिन आपको बताएं, आप देख रहे हैं सलाम जे के सनम एजाज और ज़हूर के साथ एक छोटा सा तजारती वक्फा लेंगे, हम ब्रेक के बाद मिलेंगे। हमारे यहाँ बड़े रोंगटे खड़ा कर देने वाले इंकशाफात हो रहे हैं, उन इंकशाफात पर भी हम जाएंगे, लेकिन इस तजारती वक्फे के बाद।